अब बस 2 दिन बचे हैं आर्नोल्ड क्लासिक यूके होने में। दोस्तों 27 से 29 तारीख के बीच में ये कॉन्टेस्ट होने वाला है और बहुत सारे बड़े नामी एथलीट्स इसमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं, ठीक जैसे हमने आर्नोल्ड ओहायो के अंदर देखा था। यहाँ पर हम सबसे पहले मेंस फिजिक लाइनअप की बात कर लेते हैं। तो कुछ ये नाम हमारे सामने निकल के आए हैं, जिनमें कि एक नाम आता है आंड्रे ड्यू का, इमैनुअल हंटर खेलेंगे इसके अंदर, बैंक्विल मैरिग्ने भी खेलेंगे। तो ये तीनों नाम ऐसे हैं जो हमने सुने हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम और है जो है विटोर चैविस का। मैं आपको याद दिला दूं, विटोर हमेशा हराते हुए चलते हैं इन सारे ही एथलीट्स को ज़्यादा करके, और इमैनुअल और विटोर के बीच में कंपटीशन काफ़ी कड़ा देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आंड्रे ड्यू की, क्योंकि इनका अपडेट इस बार इतना सॉलिड आया है ना अभी के लिए, मुझे लगता है इस बार ये और ज़्यादा ग्रेनी है और ज़्यादा तैयार आर्नोल्ड यूके को खेलने के लिए। हाल ही में कुछ ऐसे दिखाई दिए आंड्रे और इन्होंने लिख दिया 1 मोर राउंड। दोस्तों इस लेवल की ग्रेनी और थिक फिजिक मैंने आंड्रे की शायद ही पहले कभी देखी हो। चेस्ट इनकी पहले से ज़्यादा राउंड दिखाई दे रही है, जबकि मैं आपको बता दूं इस वक्त बॉडी को फ्लैट और डिप्लीटेड होना चाहिए। देखो ये पॉसिबल है कि इनकी ये वाली जो वीडियो है ये करीबन 5-6 दिन पहले की भी हो, तब बॉडी में ज़्यादा फुलनेस और पंप था इसलिए ऐसी दिखाई दे रही हो। लेकिन अगर आंड्रे इस लेवल पे सच में चल रहे हैं अभी, तो यार ये आज तक की इनकी बेस्ट फिजिक होने वाली है, ये मैं पहले ही बता दूं। देखो इस बार के आर्नोल्ड में ये ऑलरेडी बहुत अच्छे दिखे थे, लेकिन इस लेवल की ड्राइनेस जो इनकी इन अपडेट्स में अभी दिखाई दे रही है, इस लेवल की ड्राइनेस इनको कहीं और ही लेकर के अब जाने वाली है। सच में बॉडी के अंदर कुछ बचा ही नहीं है लूज करने के लिए, बिल्कुल वाटर है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि वही वाला पैकेज करीबन वैसे ही दिखेंगे जैसे कि आर्नोल्ड ओहायो की स्टेज पे दिखे थे। देखो लास्ट शो आर्नोल्ड क्लासिक में इमैनुअल और विटोर दोनों ने मिलकर आंड्रे को हराया था। क्लियरली जजेस इन दोनों को ज्यादा ऊपर रखते हैं और ये दोनों अच्छे दिख रहे थे। आंड्रे ना स्टेज पे आए थे तो इनिशियली अच्छे दिखे थे, बाद में थोड़े से सॉफ्ट होते चले गए थे और विटोर एकदम फुल होते चले गए थे। अच्छा इमैनुअल की बॉडी भी ड्राई हो रही थी, तो इसलिए आंड्रे ना चौथे नंबर पे चले गए। तो आंड्रे अभी तक इन दोनों से हारते हुए आए हैं, लेकिन इस बार की ये फिजिक तो ऐसी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आंड्रे मिडल में आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर परफेक्ट पीक कर गए ना, इसी तरीके की बॉडी दिखा गए, तो हो सकता है विटोर को तो नहीं लेकिन इमैनुअल को शायद हरा दे। पता लगेगा, क्योंकि बहुत ही करीब है अब कॉन्टेस्ट, तो कोई भी प्रिडिक्शन करने का मतलब नहीं बनता है। डायरेक्टली अब हम देखेंगे शो कैसा जाता है। यहाँ पर अगला अपडेट आता है एंड्रयू जैक्ट का। एंड्रयू जैक्ट ने अभी हाल ही में एक ये फोटो डाली थी, हम सब ने ये देख लिया था कि इस तरीके की शार्पनेस और इस तरीके का पत्थर वाला लुक इनका हम बहुत ही कम देखते हैं अपडेट्स में। वैसे भी अपडेट्स ज़्यादा पुश करते नहीं हैं ये, लेकिन इतना इंप्रेसिव लग गया कई लोगों को कि डायरेक्टली ऑनलाइन इनको रॉनी कोलमैन से कंपेयर करा जाने लग गया। अब देखो रॉनी से अगर कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ फोटो ही एक ऑप्शन बचता है आपके पास में, और सच में फोटोज रियलिटी नहीं बताती है। इस फोटो में क्लियरली दिख रहा है कि रॉनी की फोटो थोड़ी छोटी है, इसको और बड़ा करा जाना चाहिए था स्ट्रेच करके, तो क्रॉपिंग रेशियोज का फर्क रहता है। और डेफिनेटली ये कोई प्राइम रॉनी कोलमैन नहीं है जिनसे कि एंड्रयू जैक्ट को कंपेयर किया जा रहा हो। स्टिल फोटोज में कुछ भी हो सकता है, किसी को भी आप जिता दो, लेकिन इन रियलिटी हमें पता है कि रॉनी कोलमैन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे, उनको कोई नहीं हरा सकता। अभी की अगर सिर्फ फोटोज की माने तो एंड्रयू जैक्ट काफी ज्यादा फ्लैट दिख रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये डिप्लीटेड बॉडी है, भले ही आपको लग रहा हो इनके लैट्स कितने बड़े और इनके बाइसेप्स कितने बड़े हैं, जब ये फुल होकर आते हैं ना, इतने फ्लैट लेग्स नहीं होते इनके स्टेज पे ना, थोड़े लेग्स में फुलनेस ज़्यादा दिखती है। जो एब्स है ये अभी पॉप नहीं कर रही, एब्स भी ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। तो देखो यहाँ पर भी आप मोस्ट मस्कुलर के अंदर भी पता लग जाएगा आपको देख करके, क्रॉस ट्राइशंस नहीं आ रहे, तो एक फ्लैट बॉडी है, इसीलिए आपको बहुत अच्छी भी लग रही है, क्योंकि मसल्स ही इतनी ज़्यादा है कि फ्लैट होने के बाद भी आपको बॉडी में खामियां नहीं नजर आएगी। एंड्रयू के पास सच में काफ़ी ज़्यादा मसल्स हैं, लेकिन अब वापस से ही आएंगे आर्नोल्ड यूके की स्टेज पे, और मुझे नहीं लगता कि इनको जीतने से कोई भी रोक सकता है। बहुत ही परफेक्ट बॉडी इनकी होती जा रही है। डेफिनेटली कमियां हैं बॉडी में, मैंने जो सारी चीज़ें पहले रखी थी आर्नोल्ड वाली वीडियो में, वो अभी भी वही बातों पे मैं बना रहूँगा। लेकिन ये भी जानता हूँ कि जजेस ने इस वाली फिजिक को पिछली बार जिताया है, और ये भी चाहता हूँ कि अगर इसी फिजिक को जिताना है तो लगातार जिताते रहो, ओलंपिया में भी इनको जिताओ, एक स्टैंडर्ड तो बना दो इन्हें, क्योंकि सही में ये फिजिक अच्छी है। स्टैंडर्ड अगर ये बनते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट करेंगे, साल भर साल लेग्स भी बड़े करेंगे, ग्लूट्स और बैक भी बड़े करेंगे, पर स्टैंडर्ड बनना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ ऐसी फिजिक ऊपर जानी चाहिए। कमियां हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बार बार चैंपियन चेंज नहीं होना चाहिए। देखो क्या होता है इस बार के ओलंपिया में, लेकिन अभी के आर्नोल्ड में तो नहीं लगता कि इनको कोई भी रोक पाएगा, और दूसरा टाइटल भी ये जीत ही जाएंगे। फिलहाल इनके साथ में compete करते हुए नजर आने वाले हैं ब्लेसिंग अवेदिबू। हमने पिछली बार वीडियो में बात कर ही ली थी इनकी, और ब्लेसिंग के साथ में ही पैट्रिक मोर, हसन मुस्तफ़ा जैसे थोड़े छोटे एथलीट्स खेलेंगे। यहाँ पर अकीम विलियम्स आने वाले हैं,
और हमें पता है मार्टिन फिट्जवाटर भी खेलने वाले हैं, और जहाँ तक है सेकंड नंबर पे मार्टिन ही प्लेस होंगे। ब्रैंडन करी है इस वाले शो में, तो बहुत अच्छा मुकाबला है। इसके अंदर बस एक निक वॉकर की कमी है, मोटी मोटी जो देखी जा सकती है, और हार्डी शूपन की कमी है। अदरवाइज ये कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है। इतना अच्छा लाइनअप ना आर्नोल्ड यूके का आमतौर पर नहीं होता है। तो मज़ेदार कंपटीशन तो होने वाला है। बस यही है कि हाइप अब किसी भी चीज़ की नहीं रही, इंटरेस्ट लोगों का ख़त्म होता जा रहा है इस गेम से, लेकिन फिर भी कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है साल भर साल। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कंपेटिटर्स अच्छे आ रहे हैं। पहले के आर्नोल्ड क्लासिक्स को अगर हम उठा करके देखें, आज से 4 साल 5 साल पहले इतने अच्छे कंपेटिटर्स नहीं खेलते थे। मेनली प्राइज़ मनी एक बहुत बड़ा रीज़न था। अभी प्राइज़ मनी बढ़ा दिया गया है, ओलंपिया से भी ऊपर अब तो आर्नोल्ड में प्राइज़ मनी मिलता है, इसलिए एथलीट्स भी आते हैं खेलने के लिए। इसके बाद अगला अपडेट, हमें पता है दोस्तों इस बार वेज़ले और माइक समरफील्ड होने वाला है आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर, और अब तो नहीं लगता कि कोई भी चीज़ होगी जो माइक को रोकेगी, क्योंकि वेट लिमिट्स के चलते माइक कई बार रुक चुके हैं, कई सारी और दिक्कतें आती हैं, और वेज़ले अकेले compete करते ही जा रहे हैं, एक मोमेंटम में आते जा रहे हैं। वेज़ले ने फिलहाल एक ये बयान दिया और बोल दिया कि माइक के लिए जीतना उतना भी आसान नहीं होगा। अगेन वेज़ले ना कभी घमंड में आकर के बात नहीं करते, वो ये हमेशा कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है शो डे वाले दिन, और मैं जानता हूँ कि माइक बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी मेरे पास ये एडवांटेज है कि मेरे ऊपर वेट लिमिट का प्रेशर नहीं है। ये बात सच है कि वेज़ले अभी भी 6 से 7 LBS अपना वजन और ऊपर लेकर के जा सकते हैं, वहीं माइक उनके पास तो इतना ज़्यादा वजन ऑलरेडी है कि उनको वजन कम करने में ही परेशानी होने लगती है। तो वेज़ले इस चीज़ में भी बड़े कॉन्फिडेंट है। पर ये बात बिल्कुल सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर वेज़ले वर्सेस माइक इस बार हो जाता है ना आर्नोल्ड क्लासिक में, जो कि नाम तो है ही लिस्ट में दोनों का, वेज़ले को हरा देंगे ये। माइक समरफील्ड बहुत नेक्स्ट लेवल के एथलीट हैं, बहुत ही कंप्लीट एथलीट हैं। वो थिकनेस ग्ल्यूट्स में, हैमस्ट्रिंग्स में और बैक में इतनी ज़्यादा है ना, वेज़ले इनकम्प्लीट लगते हैं उनके आगे, और है सच में। तो ऐसे में माइक का जीतना मुझे लगता है कि तय है, अगर वो कम्पीट करने उतर गए और हाइट का और वेट का पंगा उनके साथ इस बार नहीं हुआ। फाइनली इस बार तो कुछ अच्छा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, और खाली खाली सा नहीं जाएगा मेंस क्लासिक फिजिक कंपटीशन। फिलहाल ऑफ सीजन इस वक्त चल रहा है कई सारे एथलीट्स का जो इस आर्नोल्ड में नहीं खेलने वाले, जैसे कि विलियम बोनैक। इस वक्त इन्होंने अपनी बॉडी दिखाई और क्लियरली दिख रहा है कि विलियम कहीं ना कहीं TRT डोजेजेस पर चल रहे हैं। कोई बहुत शार्प इनकी बॉडी नहीं है, देखने में क्लियर पता लगेगा कि विलियम की चेस्ट, बाइसेप्स, ओवरऑल साइज हर जगह से अब कम होने लग गया है। सबसे ज़्यादा वीक जो इनकी हो रही है वो है बैक, और इस अपडेट में जैसे ये बैक रिलैक्स्ड पोज में खड़े हुए, एकदम ऐसा पता लग गया कि विलियम की बैक से सारा मसल चला गया है और इनके लैट्स में वो विड्थ रही ही नहीं है। ऑलरेडी विलियम अब वैसे भी अपने करियर के एंड पे आ चुके हैं, और ऐसे में इतनी अच्छी बॉडी अभी भी दिखा रहे हैं। 40+, बल्कि मैं बोलूँगा 45+ की इनकी एज है, तो ये भी बड़ी बात है। स्टिल विलियम की बैक अभी भी इतनी ज़्यादा है अच्छी कि इतने कम मसल्स होने के बाद भी बैक डबल बाइसेप अच्छा पोज निकल के आ जाता है। पर बैक लेट स्प्रेड में पता लगेगा कि काफ़ी मसल लॉस हो चुका है। ऐसे में देखते हैं इस बार ये कौन सा कॉम्पिटिशन खेलने वाले हैं और कब ये ओलंपिया में हमें दिखाई देंगे, या पता लगे इस बार ये रिटायरमेंट ले ही ले, क्योंकि विलियम की वो स्टेज अब आती जा रही है। हर जगह से अब ये बॉडी बिल्डर श्रिंक करता जा रहा है, जबकि आप देखो ये ब्रैंडन करी के बाद आए हैं। तो ब्रैंडन आज भी गेम में बड़े सॉलिड तरीके से बने हुए हैं। इनफैक्ट मार्टिन फिट्जवाटर जैसे एथलीट्स को टक्कर दे रहे थे इस बार के आर्नोल्ड में। ब्रैंडन करी 2010 के एथलीट है, अभी सबसे पुराने सीजन वेटरन है ब्रैंडन करी। विलियम भी उनके बाद आए, और विलियम का भी अब देखो जाने का टाइम हो ही रहा है इस गेम से। खैर इस सीज़न तो लगता है कि विलियम कम्पीट करेंगे, तभी अपडेट्स लगातार पुश कर रहे हैं। इसके बाद अगला अपडेट दोस्तों बहुत अलग हटके है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा यतिंदर सिंह की। एक बहुत ही नामी अपने इंडिया के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। 2 साल पहले के करीब इन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस करा था, और फिलहाल ये एक यूट्यूब वीडियो में आते हैं अपने चैनल पे ही, और कुछ इस तरीके की एक स्थिति में दिखते हैं। मतलब इस तरीके की इनकी बॉडी की शेप रहती है, जबकि स्टेज पर इस तरीके से दिखा करते थे। यतिंदर सिंह को हमने देखा इस पूरी वीडियो के दौरान, ये समझ में आया कि ये काफ़ी वल्नरेबल स्टेट में है। वल्नरेबल का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ें कर लेंगे, उस चीज़ की उनको बहुत अच्छे से समझ है कि नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी है, और बॉडी बिल्डिंग ने उनको इतना सिखाया है। कभी कभी होता है कि आदमी बस कहता है यार अब कोई टारगेट नहीं मिल रहा, कोई खुशी नहीं मिल रही है, और डाउन फील कर रहे हैं ये मेंटली। और ये इसलिए नहीं कि PEDs चलाने कम कर दिए या जूसेस लेने बंद कर दिए। देखो PEDs तो बॉडी बिल्डर्स ऑन ऑफ चलाते रहते हैं, TRT करते रहते हैं, उसकी तो आदत होती है उन्हें। अलग अलग तरीके की एंजाइटी, मूड स्विंग्स का आना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये सब चीज़ें ऐसी होती है जो बॉडी बिल्डर्स बहुत फेस करते हैं, उसकी आदत भी उन्हें पड़ जाती है, और इन चीज़ों से टैकल करना उन्हें आता है। लेकिन ये कुछ और है। कई बार लाइफ में ही एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि इंसान लो फील करता है। कई बार होता है 40+ की एज के बाद भी, सारी चीज़ें होते हुए भी आपके पास में कभी कभार कोई वजह नहीं आपको दिखती किसी भी चीज़ को करने की, और आप बिल्कुल टूटने लगते हो, और सब चीज़ें अच्छी चल रही होती है आसपास में। इनके आसपास सब चीज़ें अच्छी चल रही है, इनकी फैमिली बहुत सही है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, पर कहीं ना कहीं
मुझे जितना समझ आया इनकी पूरी वीडियो देख के वो ये कि जो बॉडी बिल्डिंग ने इनको दिया, हर वक्त अच्छा फील करवाना, जीतने की आदत होना, आज एक रीजनल कंपटीशन जीता है तो चलो कल एक बड़ा स्टेट कंपटीशन जीतना, उसमें लग जाओ, वो भी जीत गए। फिर चलो नेशनल जीतना है, मिस्टर इंडिया बनना है, वो भी बन गए। मिस्टर एशिया बनना है, वो भी बन गए। इतनी ज़्यादा किक मिली है लाइफ में, इतना ज़्यादा प्रेज़ मिला है कि आदमी को जीतने की आदत पड़ जाती है। फिर अचानक से एक समय आता है कि अब आप कहते हो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, जो हर एक बॉडी बिल्डर को एक ना एक समय बाद लेना पड़ता है। अभी हम विलियम बोनेक की बात कर ही रहे थे। अब वो क्या है, आप रिटायर हो गए, लाइफ में हर एक चीज़ सेटल है, वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, यूट्यूब चैनल पे 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स, कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली, फैमिली बहुत अच्छी। लेकिन एक वो किक जो मिल रही थी, शायद अब वो वजह चली गई और मोल्ड ये बना हुआ है, दुनिया के सामने इमेज ये बनी हुई है कि ये तो एक परफेक्ट बॉडी है, आज तक एक कमी नहीं है यतिंदर सिंह की बॉडी में, एकदम श्रेडिड टू बोन स्ट्रक्चर दिखाते आए हैं। मोल्ड तो वही बना हुआ है ना, लोगों को तो वैसे देखने की आदत है, पर रियलिटी कैसी है वो इन्होंने इस वीडियो में आके दिखाई कि देखो मेरा शरीर ऐसा है। मैं बहुत हद तक इसको छुपाने की कोशिश कर रहा था, 2 महीने से ये यही सोच रहे थे कि अपनी इस वीडियो को बनाए ना बनाए। बार बार यही बात बोल रहे थे कि शायद मैं इस वीडियो को डालूंगा ही नहीं, या फिर शायद डाल भी दूंगा। इस चीज़ को सोचने में, अपने असलियत को दिखाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है जो यतिंदर सिंह ने दिखाई। क्योंकि एक वो परसेप्शन बन जाता है ना कि एक बॉडी बिल्डर है तो परफेक्ट ही दिखेगा, बाइसेप्स दिखेंगे ही, बॉडी का एक एक मसल उभरा हुआ दिखेगा, कहीं ना कहीं वो इमेज फेक इमेज बन जाती है। पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि है तो हर एक कोई इंसान ही ना, वही हाथ पैर है, इंसान थकता भी है, दिमाग से टूटता भी है, लेकिन दुनिया को तो परफेक्ट चीज़ें देखने की आदत है। माँ बाप से लेके बच्चों तक, दोस्तों तक, हर कोई ये चाहता है कि आप नंबर 1 पे आओ। कई बार इंसान थक जाता है यार। जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इनको, लोगों को हमेशा इन्होंने इंस्पायर कराया है, आज भी वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि कितने लोगों ने इनकी वजह से अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी, फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करी। फिर ये देखते हैं कि खुद में मैं उतना अच्छा नहीं दिख रहा हूँ तो क्या मैं उस लायक हूँ? मुझे प्रेज़ तो बहुत मिल रहा है, लेकिन क्या मैं अब उसके लायक रहा हूँ? उतनी मेहनत तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो वो इनको फील हो रहा है, वो चुभ रहा है इन्हें। मुझे जितना समझ में आ रहा है ये है बॉडी बिल्डिंग के बाद वाला फेज़, जो कि इनको वो किक, वो एक एक्साइटमेंट नहीं दे पा रहा। ये बहुत ज़्यादा मेहनती रहे हैं, हद से ज़्यादा, पर अब वो एक चीज़ नहीं है बॉडी बिल्डिंग जो इनको मेहनत उतना ज़्यादा करवा पाए। बिजनेस में अपना बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पर इनको लग रहा है कि नहीं, मैं उतनी मेहनत अभी भी नहीं कर रहा हूँ, लोग भले ही समझे, लेकिन मुझे और ज़्यादा कुछ करना है। शायद ये वो और ज़्यादा कुछ है जो इनके अंदर बचा हुआ है, और इसलिए इनको कुछ कमी लग रही है, क्योंकि मेहनत करने की आदत पड़ी हुई है ना, शुरू से पड़ी हुई है ना। और फिर ये सोच सोच के आदमी ना एक ये फेज़ में भी चला जाता है कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों नंबर 1 पे आऊँ, मैं क्यों दिखाऊँ दुनिया को कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे बस जीने दो। फिर इंसान वो भी सोचने लगता है, और ये वो सोच रहे हैं अभी। और बॉडी बिल्डिंग में ना दोस्तों एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ ये होती है कि हर कोई ना आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बन पाता। देखो आर्नोल्ड की बॉडी थी, हमें याद है 1970-75 में वो आदमी प्राइम पे था। फिर 76 का टाइम आया, आर्नोल्ड ने रिटायरमेंट ले ली, बॉडी ढलती चली गई। 1980 तक उनकी बॉडी कितनी कम हो गई थी, लेकिन उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ा। बॉडी तो हर एक इंसान की कम होती है ना, रिटायरमेंट के बाद आप दिख तो नहीं सकते ना एक जैसे, पर उनको फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो मूवीज़ में आ गए। वो किक जो उनको बॉडी बिल्डिंग में मिलती थी, वो चीज़ जिसने उनको 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया बनाया, वो सबसे बड़ा एक टाइटल था उनके लिए। पर उन्होंने क्या करा कि उससे भी बड़ी एक चीज़ खोज निकाली, जो थी मूवीज़ में जाकर के एक्टिंग करना। अब एक एक्टर होना किसी भी एक बॉडी बिल्डर से बहुत बड़ा एक ओहदा होता है। उनको नेक्स्ट लेवल की किक वहाँ से मिली। इतना टाइम नहीं था कि इस चीज़ को सोचते कि मैं मिस्टर ओलंपिया अब नहीं हूँ, करंट ट्रेनिंग मिस्टर ओलंपिया तो शायद ली है नहीं, तो उसको सोच सोच के वो डाउन फील करे, या ये फीलिंग उनको आया कि अब मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा, क्योंकि वो कर रहे थे बहुत मेहनत। मूवीज़ के अंदर भी बहुत मेहनत होती है। उनको ये भी फील नहीं आ रहा था कि मैं नंबर 1 पे नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े ओहदे पे थे मूवीज़ से, तो वो ग्लोबल स्टार बन गए थे। तो ये कैसे फीलिंग आ जाए कि मैं नंबर 1 पे नहीं रहा। वो चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी रहे, इन्वेस्टेड रहे, कि वो टाइम ही नहीं मिला डिप्रेशन में जाने का। ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट लाइफ उनकी भी रही होगी, हमेशा डाउनफॉल आता है, अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में बहुत रहे हैं। पर मैं एक ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना एक से बढ़कर एक किक मिली है श्वार्ज़नेगर को। फिर गवर्नर बन गए, वो बहुत ही बड़ा ओहदा था। पर यही तो अनफॉर्चुनेट चीज़ है, हर कोई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बन सकता, या हर कोई ड्वेन जॉनसन नहीं बन सकता कि WWE से उठ करके फिर मूवी स्टार बन जाए, फिर उसके बाद और नए वेंचर्स करने लग जाए। ड्वेन आज बहुत खुश है ज़िंदगी में, क्योंकि उनको पता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पहले से भी शायद ज़्यादा कर रहा हूँ। ये चीज़ नहीं मिल रही है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कई सारे बॉडी बिल्डर्स को आफ्टर रिटायरमेंट ये नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग के समय पे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चेज़ कर रहे होते हैं टाइटल्स को, फिर एकदम आती है रिटायरमेंट, अब वो
उनके पास कोई टारगेट नहीं है, बस ये है कि जिम खोल लेते हैं या सप्लीमेंट स्टोर खोल लेते हैं, सप्लीमेंट कंपनी खोल लेते हैं, और यही होता है, यही नॉर्मल चीज़ें हैं करने वाली। इसलिए मैंने बोला ना कि ये चीज़ें फिर आपको वो वाली किक नहीं दे पाती जो आप कॉम्पिटिशन डेज में लेते थे, एक से बढ़कर एक टाइटल्स जीत जीत के। तो अभी एक स्टॉप आ जाता है, कहीं ना कहीं यतिंदर इस चीज़ से भी परेशान है, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ उनको खाली लग रहा है। मुझे जितना समझ आ रहा है, देखो मैं गलत हो सकता हूँ, मैं नहीं समझ सकता कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है ह्यूमन का, पर जितना मुझे समझ आया मैंने उस हिसाब से आपके सामने सारी चीज़ें रखी है, क्योंकि मैं कई बॉडी बिल्डर्स को इन चीज़ों में देखता हूँ, ये प्रॉब्लम्स आती है आफ्टर रिटायरमेंट। सारी चीज़ें सेटल हैं, हर एक चीज़ परफेक्ट होती है, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब आप देखो डोरी नेट्स, वो तो खतरनाक वाले डिप्रेशन में चले गए थे, वो तो नंबर 1 एक्चुअली में दुनिया में चल रहे थे, उनकी इंजरी ने उनको बॉडी बिल्डिंग से ही बाहर फेंक दिया, लाइफ ने उनको पूरी ट्रेजेक्ट्री से एक्चुअली में उठा के बाहर फेंक दिया। वो एथलीट क्यों नहीं जाएगा डिप्रेशन में, वो एथलीट छोड़ो, वो इंसान क्यों नहीं जाएगा डिप्रेशन में। उनकी वाइफ के साथ उनका डिवोर्स हो गया, कोई बहुत क्लोज था उनका वो गुजर गया, अचानक से इतनी सारी चीज़ें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कई बार बहुत बुरी होती है, उस वजह से इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, कई बार कुछ भी नहीं होता है, बस लो फेज़ में आ जाते हो, और यतिंदर बस एक लो फेज़ में अभी आ रखे हैं। कई सारी चीज़ें एक के बाद एक ना लूप भी बनाती है, तो वो बोझ भी बढ़ता चला जाता है, तो और ज़्यादा बुरा लगता है, और ज़्यादा डाउन फील करते हो। पर एक चीज़ मैंने फैक्ट देखी है दोस्तों, लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, देखो औरों के साथ भी होती है, यतिंदर ने खुद भी बोला कि आपके साथ भी कभी ना कभी ये चीज़ हुई होगी, बिल्कुल होती है, सबके साथ होती है। पर एक चीज़ जानता हूँ मैं, आप कोई भी एडवाइस दे लो कि आप वेकेशन पे चले जाओ, जैसे लोग इनको कह रहे हैं आप वेकेशन पे चले जाओ, 6 से 8 महीने बाद आओ, उसके बाद एक अलग एनर्जी आएगी आपके अंदर, सारी बातें ठीक है, आप साइकाइट्रिस्ट को कंसिडर करो, वो आपको सही करेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी सिर्फ एक बात जानता हूँ दोस्तों मैं, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो ना, उस मुसीबत से खींच करके आप ही होते हो जो खुद को बाहर निकालते हो, आपकी मदद सिर्फ आप करते हो, फैमिली थोड़ा बहुत साथ दे देती है, आसपास के एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको मदद कर देंगे, सपोर्टर्स जो हैं वो आपको मदद कर देंगे, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स। और अच्छी बात यह है कि फॉलोअर्स समझ रहे हैं इनकी इस कंडीशन को, ऐसा नहीं है कि लोग इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस बॉडी के लिए, इनकी मेंटल हेल्थ के बारे में लोग समझ रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग सपोर्टिव हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यतिंदर ने भी ये नोटिस करा होगा अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, कि लोग सपोर्टिव हैं इनके लिए। जो डर था वो तो ख़त्म हो गया ना, कि 2 महीने से सोच रहे थे कि वीडियो डालूँ ना डालूँ, बॉडी ऐसी है तो दिखाऊँ ना दिखाऊँ, वो तो हो गया ना ख़त्म। समझ लिया ना लोगों ने कि हाँ ऐसा फेज़ आता है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, पर स्टिल पॉजिटिव ज़िंदगी तभी होगी जब आप अपने आप को इस मुसीबत से खींच करके निकालोगे। वो वजह, वो एड्रेस आप ही को करना है इशू, और वो चीज़ भी इन्होंने बोली है वीडियो में, और ये अपनी मदद करेंगे। मैं जानता हूँ कि ये जो अभी इनका एक फ़ेज़ है ना, एक लो फेज़ आता ज़रूर है, पर इसके बाद हमेशा की बात है कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है लाइफ में, बहुत अच्छा। एक लो फेज़ के बाद कोई बहुत अच्छा फेज़ आता है। ये हर बार ये ज़िंदगी चलती ही ऐसे है, सारे लोगों की ऐसे चलती है, चाहे बॉडी बिल्डर हो चाहे कोई भी इंसान हो। लो फेज़ के बाद एक बहुत बड़ा फेज़ आता है, और वो बहुत पॉजिटिव, बहुत कुछ करवा के जाता है आपसे। तो मेरे हिसाब से यतिंदर अभी डाउन ज़रूर है, पर इनको एक तगड़ा मकसद जल्दी मिलेगा, बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग ही बन के निकलेंगे। ये तो मैं बता सकता हूँ कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं मेंटली। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये इनकी लाइफ का एक चेंजिंग फेज़ है, बहुत तगड़ा, एक बहुत पॉजिटिव चेंज इनकी लाइफ में आने को खड़ा है। बहुत अच्छे इंसान है ये, जो इस तरीके से दिल खोल के बातें करने की हिम्मत भी कर रहे हैं। लोगों में नहीं होती हिम्मत, और जो लोग कुछ एक आध कर भी लेते हैं ना, इस तरीके से अपनी बॉडी एक्सपोज करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो भी अपने मतलब के लिए करते हैं, पर इस तरीके से बिना मतलब के अपने सिर्फ दिल से बात निकाले कोई इंसान और दिल तक पहुँचे, मेरे हिसाब से तो नहीं होती किसी में इतनी करने की हिम्मत। ऑल द बेस्ट यतिंदर सिंह को उनकी लाइफ के लिए। अभी जो भी फेस उनका चल रहा है गुजर जाएगा, बुरे टाइम की ये अच्छी बात है कि वो भी गुजर जाता है। मेरे हिसाब से सब चीज़ अच्छी होने वाली है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।